नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। तो 2021 की वो तारीख आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था, यानी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। और इस बजट को पेश करने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सकारात्मक नकारात्मक हर तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन किसको क्या मिला और इस बजट को किस नजरिए से देखा जा रहा है, ये हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइम न्यूज सुबह से ही अलग अलग एक्सपर्ट के साथ राय मशविरा कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस बजट को किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है। हम इसे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय वालिया हैं, अध्यक्ष हैं डेयरी एसोसिएशन के, और रमेश वाधवा हैं, टूरिज्म एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। संजय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आपकी मैं प्रतिक्रिया पहले लेना चाहूंगा। आज का जो बजट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो बीच में कट गई थी, अब आवाज आ पाई है। ठीक है, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आज का जो बजट है उसको कैसे देखते हैं आप? सर नमस्कार। जी संजय जी, आवाज आ रही है आपको? सर नमस्कार। चलिए, मैं संजय, मैं आपके पास आता हूं। शायद मेरी आवाज ठीक से आप तक नहीं पहुंच पा रही। रमेश वाधवा भी है हमारे साथ। रमेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया आज के इस बजट को? जो उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पे खरा उतरता दिखाई दिया ये बजट? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यटन उद्योग को इधर से भी कोई भी किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इन ऑल मिला के पर्यटन उद्योग के लिए यह जो बजट है निराशाजनक है। हर बार वायदा किया जाता है कुछ ना कुछ दिया जाएगा, पर पिछले 20-25 सालों से हम लगातार देख रहे हैं सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, वो पर्यटन उद्योग के लिए कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल पाती। तो आज यानी आपको उम्मीदें थी जो कि पर्यटन क्षेत्र में कुछ होगा, आप लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं था, एक निराशा, एक मायूसी नजर आई? बहुत ज्यादा। आप ये समझिए कि कोरोना काल के अंदर अगर कोई ट्रेड इफेक्टेड रहा है तो सबसे ज्यादा टूरिज्म ट्रेड, नॉट इन इंडिया, होल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो रहा है टूरिज्म ट्रेड रहा है। और आज की डेट में भी इतना जबरदस्त इफेक्टेड है कि आज हम एम्प्लॉयज की सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल नाम के बराबर हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं रखा हुआ है। तो इन ऑल मिला के हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कोरोना काल के अंदर शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हम लोगों को रिलीफ देगी, पर ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं लगा। मैं तो समझता हूँ कि हमारे भारत सरकार की एजेंडा के अंदर टूरिस्ट का टूरिज्म है ही नहीं, जबकि 96% हम जीडीपी के अंदर हमारा शेयर है जी। 9.6% हमारा जीडीपी में शेयर है, जबकि आज तक हमको कुछ नहीं दिया गया है। तो इसको उद्योग समझते ही नहीं है शायद। तो रमेश जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्योंकि अगर अनदेखी हुई है या मायूसी हुई है, क्योंकि देखिए कोरोना में जाहिर सी बात है हर कोई प्रभावित हुआ था, और टूरिज्म क्षेत्र तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा, होटल इंडस्ट्री जो है ये प्रभावित हुए थे। तो क्या संकट से उभारने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, बजट में जो होना चाहिए था, वो नजर नहीं आया? कुछ भी नहीं, कहीं से भी कोई इवन टूरिज्म की तो बात ही नहीं करी गई। पिछली बार जब 20 लाख करोड़ रुपए का जब माननीय सीतारमण जी ने बजट जो अपना रिलैक्स किया था, उसके अंदर भी हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा। वही उसके बाद वहां नहीं मिला, तो तब पूरी टूरिज्म ट्रेड को ऑल ओवर इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बजट के अंदर जरूर मिलेगा। पर बजट में भी कहीं नाम तक नहीं दिया गया टूरिज्म ट्रेड का कि साहब पर्यटन उद्योग कोई उद्योग है अभी के नहीं। नाम ही मुझको लगता है कि शायद इनके एजेंडा में टूरिस्ट ट्रेड है ही नहीं। और जहां तक इसको उभारने की बात आप कह रहे हैं, तो इसके उभारने के लिए बहुत चीजें थी। हम लोगों को कहीं ना कहीं से किसी चीज का भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का ही रिलैक्सेशन दे देते, 2 साल के लिए जीएसटी एग्जाम कर देते। इसको ट्रेड को उभारने के लिए बहुत सी योजनाएं थी, पर इस ओर हम लोगों की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है, मैं दोबारा लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ संजय वालिया भी हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, पहले मैं ऑल ओवर बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जो उम्मीदें थी, क्या ये बजट उस पर खरा उतरा है? सर नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो बजट आज आया है कोरोना काल में, हम लोग उत्साहित थे कि कोरोना काल में आम आदमी ने बहुत दुख झेलने का काम किया है, आम व्यापारी ने दुख झेलने का काम किया है, गृहिणियों ने दुख झेलने का काम किया है। लेकिन सर आज हम इस
तो देख के आज इतने दुखी हुए हैं कि कोरोना काल में जो लोग व्यथित हुए, दुखी हुए, पीड़ा से पीड़ित हुए, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं आया है। घाट के 3 पात वही की कटवाने का काम हुआ है जो पहले से हर बजट में आज तक आता रहा। जो कोरोना काल में महामारी का दौर चला, जो कोरोना काल में आम आदमी ने भूख से भी पेट भरने का काम नहीं कर सके, बिजली की वजह से कढ़ाई होने का काम हुआ। आप गैस सिलेंडर ले लो, किसी भी जगह महंगाई बढ़ने का काम हुआ, ना कि घटने का काम हुआ। और आज के एजेंडे में कहीं भी राहत देने का काम नहीं किया गया आम आदमी के लिए, उस आम आदमी के लिए जो कोरोना काल में रोजी रोटी से भी मोहताज होने का काम हो गया था। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं सीतारमण जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, मात्र झूठे वादे करके हमें लंबी इच्छाएं दिखाकर लंबे वादे कर क्यों भूल जाते हैं कि आम आदमी वो आदमी है जो आपको वोट देकर जिताने का काम करता है। और आज जब आम आदमी को कोरोना काल में बड़ी दिक्कत आने का काम हुआ, आम आदमी शाम की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि बजट अच्छा है? क्या आपने गैस पे डिस्काउंट करने का काम किया? नहीं किया। क्या आपने बिजली के बिलों में हमें राहत देने का काम किया? नहीं किया। स्मार्ट मीटर के नाम पे हमें ठगने का काम हो रहा है। स्मार्ट मीटर जबकि सरकार मान चुकी खराब है, उसके बाद भी आपने बिजली विभाग को कुछ भी देके आम आदमी को फायदा देने का काम नहीं किया। मैं तो कहना चाहता हूँ हर तरीके से बजट फैले। आज हमारे किसान भाई धरने का पिछले 65-66 दिन से बैठे हुए हैं। आज क्या आपने कृषि विभाग में कोई ध्यान देने का काम किया? कहीं ध्यान देने का काम नहीं किया। आप लोग तो ये भी नहीं सोचते कि इतनी ठंड में, इतने बारिश पड़ने के बावजूद और आम आदमी हमारे टिकैत बाबा जो वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर, उन लोगों को आप उत्पीड़ित करने का काम तो करते हो, उन लोगों को आप गलत शब्द से इस्तेमाल करने का काम तो करते हो, लेकिन राहत के नाम पे सिर्फ दिखावा ही करने का काम करते हो। ये कहावत पुरानी चली आ रही है, सपने दिखाते हैं बड़े बड़े और जब सामने आता है तो जीरो होता है। संजय जी, चूंकि आप डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और सरकार ये कह रही है कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा है, क्या डेयरी क्षेत्र के लिए इस बजट में कुछ खास था या फिर सिर्फ निराशा और मायूसी आपको हाथ लगी? चूंकि आपने कहा कि उम्मीदें जो थी उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा बजट। पशुपालन डेयरी के लिए 40,000 करोड़ का जो पैकेज आज सरकार ने दिया है, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि आम आदमी तक ये योजनाएं पहुंचती नहीं है। ये योजनाएं मात्र बजट में आती हैं, लेकिन अगर आपने विकास भवन के द्वारा पास कराने का भी काम आप कर ले तो किसी भी तरीके से, तो बैंक में जाने के बाद आपको पैसा मिलने का काम नहीं होता। पैसा सिर्फ उन लोगों को मिलने का काम होता है जो लोग समर्थ होते हैं, उन्हें पैसा मिलता है। जिनकी जरूरत के लिए सरकार ने पैसा देने का काम किया है, ये उन डेयरी संचालकों तक, उन गरीब लोगों तक ये पैकेज नहीं पहुंचता। मात्र पैसे वाले लोगों तक योजनाएं पहुंचती है, गरीब आदमी तक ये योजनाएं पहुंचने का काम नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि जब बजट बनाया गया, बजट तैयार किया गया, तो उसमें कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें डेयरी क्षेत्र भी है, पशुपालन क्षेत्र है, जिसमें एक तरीके से जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया और एक मायूसी हाथ लगी है, एक निराशा हाथ लगी है। नहीं, आप मैं कह रहा हूँ दिया बहुत कुछ, मान लिया 40,000 करोड़ रुपए दे दिए हम लोगों को, लेकिन गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता, ये पशुपालक तक नहीं पहुंचता। इसे भी पूंजीपति खाने का काम कर लेते हैं और बैंक इसमें हम लोगों का सहयोग नहीं करते। ठीक है रमेश जी, आप ये बताएं कि जो उम्मीदें थी, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उस पर खरा नहीं उतरा और जो कोरोना काल में प्रभावित हुए टूरिज्म क्षेत्र, उसको उभारने के लिए कदम नहीं उठाया गया। क्या कुछ इसमें होना चाहिए था? आप लोगों को क्या उम्मीदें थी जो नहीं हो पाई पूरी? देखिए, जो टूरिज्म ट्रेड बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार बजट के अंदर कुछ ना कुछ हमको जरूर रिलीफ मिलेगा, पर कहीं पर भी किसी प्रकार का रिलीफ में मेरा कहने का मतलब यह है कि आगरा के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर सबकी एक सुर से डिमांड थी कि जो बिजली के जो फिक्स चार्जेस हैं उसको वेव आउट कर दिया जाए, जितने लाइसेंसेस फीसेस हैं वो वेव आउट कर दिए जाए, एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास है उसका 50% गवर्नमेंट बियर करे, 50% हम बियर करेंगे। और उसके अलावा जो है कई प्रकार की जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस कर होनी पड़ रही थी, बैंक के लिए लोन जो लेने जाए हम, जैसे ये पहले कहा गया सब एमएसएमई के लिए हम लोग लोन दे रहे हैं, हम लोग लोन लेने जाते हैं टूरिस्ट ट्रेड वाले, तो बैंक कहते हैं आप रीपेमेंट कैसे करेंगे, हम आपको लोन ही नहीं दे सकते हैं, आपके बिजनेस तो चल नहीं रहे हैं।
तो हमको किधर से भी कोई भी किसी तरह का रिलैक्सेशन दिया ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है आज कुछ भी बैंक के पास जाओ तो दुनिया भर के कलेक्टर्स वगैरह मांगते हैं कि तब हम आपको कुछ देंगे, तो हमें रिलीफ दिया कहाँ है कुछ भी। और हम तो हर बार ये इसी तरह ठगे जाते हैं। और इंडिया के अंदर जो आगरा, मैं स्पेशली बात करूंगा जी, आगरा की मैं स्पेशली बात करूंगा कि आगरा के अंदर जो है जी, अपनी बात रखें, मैं सुन पा रहा हूँ। 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर आज की डेट में हम लोग मोर देन 50% एम्प्लॉयमेंट बाहर कर चुके हुए हैं। तो हम लोगों के पास देने के लिए सैलरीज नहीं, कहाँ से हम लोग अपने जो होटल आज 40 to 50% होटल्स बंद पड़े हुए हैं आज की डेट पे भी आगरा के। तो किधर से भी कोई भी रिलैक्सेशन नाम की चीज ना तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हमने अपने जब पहली डिमांड करी थी, हमने उसमें ही लिखा था कोरोना काल के बाद जैसे ये सेकंड जो शुरू हुआ था फेज, उसमें हमने कहा था कि टूरिज्म ट्रेड जो है अक्टूबर 2021 से पहले सरवाइव नहीं कर पाएगी। और हमारी ये डिमांड है, हमको ये जो है टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए, हमारे जीएसटी 2 ईयर्स के लिए एग्जाम किया जाए। और डिमांड रखी थी हमें कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें सैलरीज देने के लिए कुछ किया जाए। इधर से भी कोई भी किसी मतलब टूरिज्म ट्रेड की उधर उनका ध्यान ही नहीं था, तो हमारी भी मदद करते कहाँ से? किसी प्रकार से कोई मदद किसी स्टेप पर भी नहीं की गई। और हम लोगों की जो डिमांड थी कि साहब इसमें अरसे से चली आ रही थी कि टूरिज्म ट्रेड के लिए फिक्स जो है हमको बजट दिया जाए कि जिससे टूरिज्म उसके ऊपर कार्य कर सके और वो जो पैसा है टूरिज्म के लिए लगे। हमने डिमांड की कि एक जो है हमारे लिए केंद्रीय पर्यटन बोर्ड बनाया जाए जिसके अंतर्गत ये योजनाएं चले। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, पर वो इस तरह के बजट बनते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता है कि वो स्कीम कब आई और कब चली गई। हमारी काफी डिमांड थी, पर इस बार हमें को लगता है कि शायद सरकार के, मैंने आगे भी कहा कि लगता है कि सरकार के एजेंडा में पर्यटन उद्योग है ही नहीं। लेकिन जी रमेश जी, बिल्कुल, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अलग अलग राज्य सरकारों की जो प्रमुख हैं उनके हम बयान सुने तो उसमें ये जरूर कहा जाता कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं पर्यटन को, पर्यटन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कई योजनाएं ला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विशेष तौर पर बजट में भी इसका ध्यान देना चाहिए था, तभी उसको बढ़ावा मिलेगा, तभी वो उभर पाएगा? देखिए, जब बजट में देंगे, पैसा देंगे तभी तो योजनाएं बनेंगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो योजनाएं कहाँ से बनेंगी? योजनाएं आप बना दीजिए, बड़ी बड़ी फाइलों में बनी रहेंगी, तो जब तक धरातल पर नहीं उतरेंगी तो फायदा आम आदमी को उसका फायदा कहाँ मिलेगा? आप न्यूज पेपर्स में दे दीजिए, अपने पेपर्स में फाइलों में प्लानिंग कर करके रख लीजिए, तो वो आम आदमी तक तो नहीं पहुंच रही ना उन योजनाओं का लाभ। तो जब तक हमारी तो डिमांड यही थी कि साहब आप एक फिक्स हम लोगों को बजट इसका दीजिए जिससे टूरिज्म की जो योजनाएं आप दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमारी डिमांड थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आगरा जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग जो है आगरा की एक अलग पहचान है। हम लोग कितने वर्षों पुरानी हमारी मांग थी कि साहब हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं दे रहे तो एक सिविल एयरपोर्ट भी कर दिया जाए। कहीं पर भी इस तरफ से कुछ नहीं। और वो भी बिल्कुल रमेश जी, वो भी तब जब आगरा में चूंकि ताजमहल है, एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, देश विदेश से पर्यटक वहां पे पहुंचते हैं, बावजूद इसकी ऐसी अनदेखी। कुछ नहीं साहब, आप ये समझिए जो टूरिस्ट लैंड करता है, दिल्ली करता है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि आई गो टू आगरा एंड विजिट ताजमहल। और अगर आप किसी से पूछो, किसी टूरिस्ट से बात करो कि वेयर इज आगरा, तो कहता है आई डोंट नो वेयर इज आगरा बट आई नो ताजमहल। तो ताजमहल की पहचान जो है, आगरा की पहचान ताजमहल से, ताजमहल की पहचान आगरा से। और हमारे इधर से इसको इतनी अपेक्षा की गई है कि कुछ राजस्थान के अंदर आप देखिए ताजमहल की फोटोज को दिखा के वो टूरिज्म ट्रेड के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इसलिए हम लोग तो इतने पिछड़े हुए हैं, कुछ कहने की हद नहीं। मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। और आप इसका डेटा उठा के देख लीजिए कि हर साल टूरिस्ट जो है आगरा के अंदर कम होता चला जा रहा है। अभी तक तो डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत था, और अब पिछले जो अभी डेटा आए हैं, पिछले 5 साल के अंदर फॉरेन टूरिस्ट तो कम हुआ ही हुआ था, उसके साथ साथ इंडियन टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि सुविधाएं नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर।
ठीक है रमेश जी, मैं वापस लौटता हूं। संजय वालिया, आपके हिसाब से और कौन से बिंदु इसमें शामिल किए जा सकते थे जिसपे विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत थी ताकि व्यवस्था जो है वो सुचारू होती, वो बेहतर होता, बजट में उस बात का ख्याल रखना चाहिए था? आपको कहां लगता है कि ये एक चूक हुई है, ये लापरवाही हुई है, या ये ठीक तरीके से नहीं हुआ? मैं तो आप लोगों के माध्यम से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, चूक नहीं हुई है, ये सोची समझी रणनीति है भाजपा की कि गरीब को ही हटा दिया जाए, गरीबी ना हटाई जाए, गरीब को हटा दिया जाए। पूरे बजट को आप उठा के देखो, माध्यम से कहा जा रहा है कि इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है। मुझे बताने का काम करें, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना मोटा बजट देने का काम किया, क्या आप बता सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कौन देखने का काम कर रहा है? सरकारी अस्पतालों में किसी सुविधाओं को मिलने का काम हो रहा है? स्वच्छता अभियान में आपने बहुत मोटा पैसा देने का काम किया। भारत स्वच्छता मिशन में मैं पूछना चाहता हूँ, स्वच्छता मिशन में कहां पर साफ सफाई होने का काम हो रहा है? एक दिन झाड़ू लगाने का काम होता है, एक दिन कूड़ा उठाने का काम होता है, और बजट बर्बाद कर दिया जाता है। अगर इसी बजट को आम आदमी की जो कोरोना काल में जरूरतें थी, शिक्षा विभाग में जरूरत थी सबसे बड़ी, कि आपने शिक्षा विभाग में ध्यान देने का काम किया? किस तरीके से माँ बाप जो बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं उनकी फीस कहां से दें? क्या आप हमें बताने का काम करोगे? कोरोना काल में शिक्षा सत्र आज तक बंद है, 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल आज तक बंद है, लेकिन आप लोग मुझे बताने का काम नहीं करती है सरकार कि वो माँ बाप जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने का भी काम नहीं हो रहे हैं, वो माँ बाप कहां से शिक्षा के लिए पैसा देने का काम करें? और 1 रुपए की भी छूट नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि स्कूल के संचालक दबाव डालते हैं और स्कूल संचालक कहते हैं अगर आज आपने इतनी फीस जमा न की तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चे को टीसी नहीं दी जाएगी, आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे कोरोना काल में तो सबसे बड़ी जरूरी थी, शिक्षा की जरूरत थी, हम लोगों को, हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत थी, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको हर हाल में चाहिएगा कि स्कूल वालों को सरकार कुछ पैसा रिलीज करती जिससे कि आम अभिभावक, आम आदमी जो जुड़ा हुआ है देश का, गरीब आदमी, वो उससे राहत पा सकता। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, 700 रुपए भोजन की व्यवस्था, आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, जो तेल कोरोना काल से पहले 80-90 रुपए लीटर मिलने का काम हो रहा था, वो आज 300 का तेल 150 रुपए लीटर मिलने का काम हो रहा है। दालें सारी बढ़ने का काम हो गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया गया इस बजट में? आम आदमी की तरफ देखने का भी काम नहीं हुआ, किसानों की तरफ देखने का काम नहीं हुआ, और उसके बावजूद सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। ऐसे कप्तान है, खुद ही भाग रहे हैं आगे और खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमारा मानना है जिन आम आदमियों ने आपको चुनकर सरकार में भेजा है, आपने दूसरा बजट पेश करने का काम किया, लेकिन आम आदमी की जो आत्मा थी वो रोने का काम हुआ, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मजदूरी करने वाले लोग हो, किसान हो। किसान तो बहुत ही बुरे हाल में है, आपने उसकी तरफ भी देखने का काम नहीं किया। हम कहना चाहते हैं उन मुद्दों पर सरकार को राहत देनी चाहिए जो कोरोना काल में बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। अभी पर्यटक विभाग से भाई कह रहे थे, मैं इनकी तरफ भी कहने की बात करता हूं, जो लोग खाने की व्यवस्था में लगे हुए थे, होटल वाले हैं या जो कैटरिंग का काम करते हैं, जो लोग शादियों में सिस्टम पैदा करने का काम करते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो लगभग 1 साल से बंद पड़ा है, रोटी भी उन्हें मुहैया नहीं है। उस तरफ आपने देखने का काम किया? आप वहां देखने का काम ही नहीं करते जहां गरीब और मजलूम आदमी रूबरू होने का काम होता है, जहां गरीब और मजलूम की समस्या पैदा होने का काम होता है। आप सिर्फ बजट में देखने का काम करते हैं कि अमीरों को फायदा कैसे दिलाया जा सकता है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं सीतारमण जी से, वो तो एक बात से खत्म कर देती है। जब पिछले बजट में कहा था कि मैं प्याज तो खाती नहीं, मैं लहसुन तो खाती नहीं, तो देश की हमारे सुरक्षा पद पर बैठने के बाद अपने बारे में कहते हैं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे आप नहीं खाते हैं, भारत तो 36 राज्यों का देश है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं इस देश में, अलग अलग व्यंजन इस देश में है, और आप कहते हैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। तो वो लोग गरीबों की तरफ देखने कहाँ काम करेंगे? हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं हमारे मोदी जी को कि जमीन पर आने का काम करें और गरीबों की भावनाएं जो आपसे जुड़ी हुई है, जो इच्छाएं गरीबों की आपके प्रति है, आप उन इच्छाओं पर आशीर्वाद देने का काम करें और इस बजट में सुधार करने का काम करें। लेकिन संजय जी, जो पशुपालन क्षेत्र में बजट का प्रावधान किया गया, क्या अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब कुछ सुधार होगा, तब बेहतरी होगी?
हाँ, पशुपालन विभाग ने अगर ये बजट उन लोगों तक पहुंच गए जो कोरोना काल में ऐसी चीजें हैं जिनका कोरोना काल में सिस्टम टूटने का काम हुआ है, अगर उन लोगों तक ये माल पैसा पहुंचने का काम हो, बैंक इसमें डिस्टर्ब ना करें, बैंक इसमें इतनी बड़ी लिमिट कर देते हैं कि ये कागज चाहिए। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आप कितनी प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, आप इसके खिलाफ अपनी जमीन का बहनावा बैंक के नाम करने का काम करें, तो बैंक तो इतना बांध देता है, हम वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते, इसलिए वो पैसा हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है। या तो जो सरकार ने नियम लागू होते हैं कि जिसके पास गारंटी नहीं है उन्हें भी लोन दिया जाए, कि सरकार का पूरा प्रावधान है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है और बैंक उस तरफ सुनने का काम नहीं करता है। रमेश जी, जो कि पर्यटन क्षेत्र एक ऐसा है जिससे बहुत बड़ी एक आबादी जुड़ी रहती है, डायरेक्ट तौर पे भी इनडायरेक्ट तौर पे भी, आपको लगता है कि बजट में विशेष तौर पे इसमें प्रावधान ना करके कहीं ना कहीं उन लोगों की अनदेखी की जा रही है, बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होगी इससे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा कि इससे जो है बहुत ज्यादा जो लोग हैं इससे प्रभावित होंगे। आप ये समझ लीजिए कि इससे रिक्शे वाले से लेकर टैक्सी वाले से लेकर एम्पोरियम, रेस्टोरेंट, होटल और इससे सारे लोग जुड़े हुए हैं। इवन जो लोग सप्लायर्स हैं होटल्स और रेस्टोरेंट्स को देते हैं, हर आदमी इससे इफेक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर बजट में कुछ ना प्रावधान होता तो हम लोगों को सबको फायदा होता है, क्योंकि ये चेन ऑफ बिजनेस है। एक को बिजनेस मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, इस तरह से सबका जो है कुछ ना कुछ उसको बिजनेस मिलता और एम्प्लॉयमेंट मिलता। आज जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर ये हालत है टूरिस्ट स्टेट के अंदर कि लोगों के पास खाने के लिए तक सामान नहीं है, उनको राशन तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट है भी तो अगर वो मान लीजिए कहीं 10,000 रुपए लेता था तो 5,000 रुपए की उसकी इससे जो है सैलरी कर दी गई है। क्योंकि अगर कुछ किसी प्रकार का कोई प्रावधान जब ऑनर्स को नहीं मिलेगा और बिजनेसमैन जो है टूरिज्म ट्रेड के जो बिजनेसमैन है उनको किसी तरह की नई फैसिलिटीज दी जाएंगी तो वो कहाँ से बियर करेगा सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है इस वक्त खास तौर से ध्यान देना चाहिए था और इस बजट के लिए टूरिज्म ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ इनको अवश्य करना चाहिए था। मुझको लगता है शायद ये गवर्नमेंट जो है जो टूरिज्म ट्रेड को जो है दुधारू गाय समझ रखी है कि साहब ये तो चुपचाप कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हमें स्लोगन भी हमारा है अतिथि देव भव, तो हमें तो स्वागत करना ही है कि किसी तरह से भी कुछ बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ मत दो तो भी चुप रहेंगे। हमको भी शायद ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि साहब हम भी किसानों की तरह सड़कों पे आए और उतरे और अपने होटल एस्टेब्लिशमेंट को बंद करें, तब शायद ये लोग हमारा कुछ सुने। इससे पहले तो हमको लगता नहीं, पिछले कई साल से हो गए, 6 साल के अंदर इस सरकार ने, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने, किसी सरकार ने टूरिज्म की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कुछ डेवलपमेंट हुआ। ठीक है संजय वाली, अब वक्त की कमी है, मैं आखिरी कमेंट आपका चाहता हूं इस पे कि जाते जाते अपनी आखिरी प्रतिक्रिया दें कि कहां पे कमी रही और क्या इसमें होना चाहिए था। हमारा मानना है तो सीतारमण जी ने बजट दिया अपने आप में वो अच्छा मान्य है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आम आदमी के प्रति इसमें ध्यान देना चाहिए था, किसानों के प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए था, बच्चों के पढ़ाई के बारे में ध्यान देना चाहिए था, अभिभावकों के दुख को देखकर उसके दुख को समझकर उनके प्रति ध्यान देना चाहिए था और महंगाई को काबू करने के लिए इसमें बजट देना चाहिए था। यही कहना चाहूंगा आखिर में कि हमारे मोदी जी को जिन लोगों ने देश के 50% लोगों ने, 53% लोगों ने जो उन्हें वोट दिया है, उसमें मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा योगदान है। चलिए, उन गरीब आदमी का सबसे ज्यादा योगदान है जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हम कहना चाहेंगे इसमें सुधार किया जाए और आम आदमी को किसी भी तरीके से सहयोग देने का काम किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय वाली आपका, रमेश वाधवा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट पेश होने के बाद ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं जुड़े हुए उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर आज का बजट कितना खरा उतरा।